काश मैं भी अरेंज मैरिज वाली बहू लाती। अश्विनी और शारदा अपने घर के बाहर अपनी पड़ोसों से बातें कर रही होती हैं। तभी शांति मिठाई का डिब्बा लेकर आती है और सभी को लड्डू खिलाते हुए। अरे ये ला लड्डू खाओ, मेरी बहन ने अपने बेटे की शादी करवाई है, बहुत गुणी और सुशील लड़की आई है मेरी बहन के घर। अरे शारदा, अश्विनी, हमारे आस पड़ोस अब सिर्फ तुम दोनों के ही बेटे बचे हैं, अपने बेटों की शादी के लड्डू कब खिला रही हो? कांति बहन, मैंने अपने सभी रिश्तेदारों में अपने बेटे की शादी की बात चलाई है। कहीं से भी अच्छी और संस्कारी लड़की का रिश्ता आया तो तुरंत मिलकर बात करके अपने बेटे की शादी करवा दूंगी। ठीक कह रही हो शारदा बहन, अरेंज मैरिज वाली बहू लाओ, सबसे बढ़िया। 10 रिश्तेदारों से मिलकर खुद जांच परख कर ही बच्चों के लिए जीवन साथी चुनना चाहिए। क्या खाक सही है, मुझे तो अरेंज मैरिज वाली बहू बिल्कुल नहीं पसंद है। अरेंज मैरिज में बहुएं पहले सीधी सादी दिखती हैं, सुशील संस्कारी होने का ढोंग करती हैं और फिर धीरे धीरे बेटों को अपने काबू में कर लेती हैं, सास को नौकर बना देती हैं और घर की रानी बनकर बैठ जाती हैं। अश्विनी बहन, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर तुम खुद अपने बेटे के लिए लड़की पसंद करके लाओगी, उससे बात करोगी, समझोगी, तो ऐसा कैसे होगा? ना 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 ना, मैं अरेंज मैरिज वाली बहू तो कभी नहीं लेकर आऊंगी। मुझे तो चाहिए अपनी तरह स्टाइलिश, मॉडर्न और फैशनेबल बहू। मेरे बेटे से उसकी वाइब मैच हो जाए, ऐसी बहू लाऊंगी। ये अरेंज मैरिज वाली ड्रामेबाज बहू नहीं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। शारदा अपने बेटे राघव के लिए रिश्तेदारों में बहू ढूंढ रही होती है। तभी शारदा के घर मयूरी आती है। भाभी, इस लड़की को देखे अगर पसंद आए तो राघव की शादी करवा सकते हैं। रंग रूप में तो ठीक है, व्यवहार में कैसी है? भाभी, जहाँ तक मैं मिली हूँ व्यवहार में बहुत अच्छी है। अब आप लोग जाकर देख आइए। नंद जी, आप बात आगे बढ़ाइए, हम अगले रविवार को लड़की देखने आएंगे। ठीक है भाभी। इतना कहकर मयूरी वापस चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अश्विनी मॉडर्न कपड़ों में अपने परिवार के साथ हॉल में बैठी होती है। अश्विनी बहू, सिर्फ मॉडर्न कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता है। इतनी उम्र हो गई है, अपने बेटे की शादी ब्याह के बारे में कुछ सोचा है या नहीं? मम्मी जी, इसमें मुझे क्या सोचना है? शादी विक्रम को करनी है, विक्रम सोचेगा। अश्विनी, कैसी बात कर रही हो तुम? विक्रम हमारा बेटा है, हमें ही उसकी शादी करवानी है। तो आप क्या चाहते हैं, मैं गली गली जाकर विक्रम के लिए लड़कियां ढूंढूं? ये सब मुझसे नहीं होगा। मम्मी, भैया के लिए कोई लड़की ढूंढ लो ना, भैया की शादी में मुझे डांस करना है। अश्विनी, अपनी जिम्मेदारी से मत भाग। अगर तू चाहती है कि तेरा बेटा अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहे तो उसके लिए एक सुशील संस्कारी लड़की ढूंढ। अश्विनी अपनी सास की बात को अनसुना करते हुए घर से बाहर निकल जाती है। वहीं कमरे के बाहर खड़ा विक्रम सबकी बातें सुनकर अपने कमरे में आता है और सेजल से फोन पर बातें कर रहा होता है। तुम चिंता क्यों करती हो सेजल, मैं शादी तुमसे ही करूंगा। और तुम्हारे घर वाले अगर शादी के लिए नहीं माने तो? अरे घर वाले माने तो ठीक है, वरना फिर भी मैं शादी तुमसे ही करूंगा। हमारी शादी होने के बाद मेरे घर वाले तुम्हें अपना ही लेंगे। और हाँ, मैं भी तुम्हारे घर वालों का दिल जीतने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। रविवार आता है। शारदा अपने पूरे परिवार के साथ रागिनी को देखने आई होती है। रागिनी बेटी, बाहर आ। सलवार सूट पहने रागिनी हाथ में ठंडा शरबत और समोसा लेकर बाहर आती है और सभी को परोसती है। बहुत टेस्टी समोसे हैं। जी, हमारी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। बेटी, तुमने ये समोसे कैसे बनाए? जी, मैंने पहले मैदा गूंथा और फिर आलू तैयार किए और फिर समोसे छान लिए। शारदा, लड़की तो बहुत अच्छी है, तुम्हें कैसी लगी? जी, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। अब बस लड़का लड़की अकेले में 2 बातें कर ले तो ये भी संतुष्ट हो जाएंगे। राघव और रागिनी अकेले कमरे में बातें करने जाते हैं और थोड़ी देर बाद दोनों बाहर आकर इशारों में अपने माता पिता को हाँ कह देते हैं और शादी तय हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ, अरे भाई, हमारी पड़ोसन अपनी अरेंज मैरिज वाली बहू को लेकर आने वाली है और अश्विनी, तुम अभी भी आराम से बैठी हुई हो। मुझे किटी पार्टी के लिए तैयार होना है, परेशान मत करो। मॉडर्न कपड़े पहने अश्विनी ड्रेसिंग टेबल पर बैठी अपनी किटी पार्टी के लिए तैयार हो रही होती है। तभी दरवाजे पर विक्रम और सेजल वरमाला पहने हुए आते हैं और प्रभावती देवी आवाज देकर सभी को इकट्ठा करती हैं। दादी ने इतनी जोर से चिल्लाया, इसका मतलब दादी बहुत गुस्से में है। ये किसे लेकर आया है तू, और तूने वरमाला क्यों पहना है? दादी, ये सेजल है, हमने एक दूसरे से शादी की है। अश्विनी बहू देख, इसीलिए मैं कहती थी अपने लड़के की शादी करवा। तूने शादी नहीं करवाई। देख, जवान खुद ही फैसला ले लिया और लव मैरिज करके बहू ले आया।
भले बेटा लव मैरिज करके आया है, पर बहू तो मेरी पसंद की ही लेकर आया है। इसके मॉडर्न कपड़ों से पता चलता है कि ये मेरे टाइप की ही बहू है। ओ माय ग्रैंड मदर इन लॉ, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? हमने शादी ही तो की है। अश्विनी, मुझे नहीं चाहिए ऐसी अंग्रेजी तितली जिसे कपड़े पहनने और बात करने का ढंग ना हो। मैं नहीं मानती इस शादी को। विक्रम, तुमने बिना हमारी मर्जी के शादी कैसे की? हम नहीं मानते तेरी शादी को। तुझे हमसे पूछना चाहिए था, बताना चाहिए था। क्या हो गया अगर विक्रम ने अपने मन से शादी की है? बहू तो देखिए कितनी सुंदर है, मॉडर्न है और इंग्लिश में बातें भी कर रही है। क्या आप विक्रम के लिए ऐसी लड़की ढूंढ लेते? अश्विनी बहू, तू मॉडर्न के चक्कर में मत पड़। जो अपने माता पिता की बेइज्जती करवा कर शादी कर सकती है, वो कभी अपने ससुराल वालों की नहीं हो सकती। ये सब फालतू बातें हैं। अरेंज मैरिज से अच्छी बहू आई है। ये मेरे बेटे को प्यार करती है और मेरा बेटा इसे प्यार करता है। मैं बहुत खुश हूँ और मैं इसे अपने बहू के रूप में अपनाऊंगी। बहू रुक, मैं तेरा गृह प्रवेश करवाती हूँ। अश्विनी आरती की थाली लेकर आती है और विक्रम और सेजल की आरती उतार कर सेजल का गृह प्रवेश करवाती है। अश्विनी, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो तुम अपनाओ अपनी बहू को, पर हम नहीं अपनाएंगे। पापा दादी ना खुश है, मम्मी भाभी को अपना रही हैं। मैं क्या कहूँ? अगर भाभी से बात करती हूँ तो पापा और दादी गुस्सा हो जाएंगे और अगर उनका साथ दूं तो मम्मी नाराज हो जाएंगी। इससे अच्छा मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ। प्रीति अपने कमरे की तरफ चली जाती है। हेमंत और अश्विनी भी मुंह बनाकर अपने कमरे में चले जाते हैं। बहू तू बहुत अच्छी, बिल्कुल मेरी तरह है। तुझे इन लोगों की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं। विक्रम, बहू को कमरे में लेकर जा और आराम कर। विक्रम सेजल को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। वहीं आज राघव और सेजल की शादी की तारीख होती है। राघव धूम धड़ाके से रागिनी से शादी करता है और रात के वक्त रागिनी दुल्हन के जोड़े में तैयार अपने ससुराल के दरवाजे पर खड़ी होती है। बहू दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। रागिनी दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है और झुककर रामलाल और शारदा के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और पास खड़ी प्रभावती के भी पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। जुग जुग जियो बेटी, सदा सुहागन रहो। वाह शारदा, सच में तू तो बहुत सुंदर संस्कारी बहू लेकर आई है। अरे शारदा ने अरेंज मैरिज वाली बहू लाई है तो संस्कारी और गुड़ी तो होगी ही। ये सब ढोंग है, दिखावा है ताकि 4 लोग इसकी तारीफ करें। अश्विनी, मुझे तो लगता है दिखावा तेरी बहू का है। हमने भी सुबह देखा था कि तेरा बेटा कैसी बहू लेकर आया। कैसी बहू लेकर आया उसका क्या मतलब है? मॉडर्न स्टाइलिश नए ख्यालात की बहू लेकर आया है, ना कि इसकी तरह ड्रामेबाजी करने वाली। और कपड़ों की क्या बात करती हो? आजकल वैसे ही कपड़े लोग पहनते हैं, इसकी तरह पुराने घिसे कपड़े नहीं पहनते। अश्विनी बहू तू रहने दे। शारदा हम चलते हैं। प्रभावती अश्विनी को लेकर वहाँ से चली जाती है और शारदा रागिनी को लेकर अंदर आ जाती है। अरे मेरी चांद सी बहू, तुझे किसी की नजर ना लगे। तूने तो आते ही सबका दिल जीत लिया। अरे शारदा, बहू और राघव सब थक गए होंगे, इन्हें अब आराम करने दो। कीर्ति, भैया और भाभी को उनके कमरे तक लेकर जा। चलिए भाभी, मैं आपको आपका कमरा दिखा दूं। कीर्ति रागिनी और राघव को कमरे तक लेकर जाती है और दोनों आपस में बातें करते करते सो जाते हैं। अगली सुबह रागिनी तैयार होकर सुंदर सूती साड़ी में सिर पर पल्लू रखकर हॉल में आती है। वाह बहू, तू तो बहुत जल्दी तैयार हो गई और मैंने देखा तूने मंदिर में दिया भी जला दिया। हाँ माँ जी, आज ससुराल में पहला दिन है, माँ ने सिखाया था। बहू सबके लिए पूरी और सब्जी बना लेना और साथ में थोड़ी खीर भी बना लेना। रागिनी पहली रसोई के लिए किचन में आती है और चूल्हे पर दिया जलाकर खाना बनाना शुरू करती है। दूसरी तरफ मॉडर्न कपड़े पहने अश्विनी और सेजल साथ में हॉल में आती है। प्रीति, तुझे पता है हमारे हिंदुस्तान में जब कोई बहू आती है तो उसकी पहली रस्म पहली रसोई होती है और हमारे घर में पहली रस्म मूवी देखने की हो रही है। अश्विनी, जब तुमने इसे हमारे घर की बहू मान लिया है तो सबसे पहले बहू की पहली रसोई करवाओ। क्या पहली रसोई? अरे क्या जरूरत है पहली रसोई की? अगर खाना बनाना है तो उसके लिए हम नौकर रख सकते हैं। अश्विनी बहू, अपनी बहू को इतना भी सिर पर मत चढ़ा वरना तुझे ही पछताना पड़ेगा। अरे आप लोग नाराज क्यों होते हैं? पहली रसोई की रस्म है तो सेजल करेगी ना। क्या खाइएगा आप लोग? मुझे तो नहीं लगता इसे कुछ बनाना भी आता होगा। फिर भी जो बना सके बनाकर रस्म पूरी कर ले। आप लोगों को क्या लगता है मेरी बहू खाना नहीं बना सकती? मेरी बहू बहुत अच्छा खाना बनाएगी। जा बहू, दिखा दे सबको कि तू कितना अच्छा खाना बना सकती है। सेजल हल्की मुस्कान के साथ किचन में आती है और बड़बड़ाने लगती है। आई बुढ़िया मुझसे पहली रसोई बनवाने वाली। मन करता है इस बुढ़िया को तो खाने में कंकर पत्थर डालकर दे दूं। आगे के 2 दांत टूट जाएंगे, फिर खाते रहना पहली रसोई। और ये विक्रम भी कुछ कम नहीं है। ये नहीं कह सका कि मेरी बीवी खाना नहीं बनाएगी।
हाँ हाँ बनाएगी खाना, रस्म के नाम पर मुझे किचन में भेज दिया। मैं तो नहीं बनाऊंगी खाना किसी के लिए। इतना कहकर सेजल ऑनलाइन खाना ऑर्डर करती है और किचन की खिड़की से खाना लेकर बर्तनों में निकालकर पानी से अपना चेहरा भिगोकर डाइनिंग टेबल पर आती है और सभी को खाना परोसती है। देखिए आप लोगों की रस्म में मेरी बहू पसीने से भीग गई, और ये देखिए कितनी तरह का खाना बनाया है। खाना तो बहुत टेस्टी है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी शेफ ने बनाया हो। ये किसी शेफ का खाना नहीं, सेजल के हाथों का स्वाद है। बेचारी कितना थक गई होगी। अगर खाना इसने बनाया है तब तो खाना बहुत स्वादिष्ट बना है और अच्छी बात है। ऐसे ही सेजल अपने ससुराल वालों को उल्लू बनाकर अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। सेजल घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती है। वहीं रागिनी अपने ससुराल वालों से घुल मिलकर अपनी सास की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है। ऐसी एक सुबह रागिनी तैयार होकर हॉल में आती है। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। पहले पूरे घर की सफाई कर लेती हूँ, फिर पूजा करूंगी, फिर सबके लिए नाश्ता और टिफिन बना लूंगी। देर नहीं होनी चाहिए, माँ जी और पापा जी को दवाइयाँ भी खानी होती हैं। इतना कहकर रागिनी पूरे घर की साफ सफाई करती है और मंदिर में दिया जलाकर किचन में खाना बनाने लगती है। प्रीति को सुबह मीठा पसंद है, उसके लिए गुलाब जामुन बना देती हूँ और सबके लिए गरम रोटी और आलू की सब्जी बना देती हूँ। दूसरी तरफ सेजल अपने कमरे में सो रही होती है और घर का खाना नौकर से बनवाया जाता है। मम्मी भाभी कहाँ है? सेजल अभी अपने कमरे में सो रही है। ये क्या बात हुई? 8 बज रहे हैं और अभी तक तेरी बहू सो रही है। हम सब तैयार होकर नाश्ते के लिए बैठे हैं। तो क्या हो गया, सो रही है तो सोने दीजिए। आप लोगों का खाना बन गया है ना, आप लोग खाइए। दूसरी तरफ रागिनी अपने हाथों से सभी को डाइनिंग टेबल पर खाना परोसती है। साथ ही रामलाल और शारदा को उनकी दवाइयाँ और राघव कीर्ति को उनका लंच बॉक्स देती है। पापा जी माँ जी, ये आपकी सुबह की दवाई, अभी खा लीजिए वरना भूल जाएंगे। और ये आप दोनों के लंच बॉक्स, दोपहर में समय से खाना खा लीजिएगा। बहू जब से तू आई है तूने मेरी सारी जिम्मेदारी संभाल ली है, वरना मैं तो खाना बनाने में ही थक कर चूर हो जाती थी और अक्सर अपनी और तेरे पापा जी की दवाइयाँ समय पर लेना भी भूल जाती थी। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन मॉडर्न कपड़ों में अश्विनी और सेजल अश्विनी की सहेलियों के पास किटी पार्टी में आती है। अश्विनी, यही है तेरी बहू? हाँ यही है मेरी बहू। क्या तुम लोगों में किसी की ऐसी स्मार्ट और मॉडर्न बहू है? मेरी बहू मॉडर्न है और इंग्लिश में भी बात करती है। जब से आई है तब से अपनी बहू की तारीफ ही किए जा रही है। इतनी कौन तारीफों के पुल बांधता है। अरे कितनी भी अच्छी हो तेरी बहू, ये बता तेरी इज्जत करती है नहीं, तेरी जिम्मेदारियां संभालती है या आज भी तुझे ही उठकर घर का सारा काम करना पड़ता है? एक और बुढ़िया मिल गई, अब पता नहीं मम्मी जी क्या कहेंगी। हाँ क्यों नहीं, मेरी बहू मेरे कामों में हाथ बटाती है, बहुत अच्छी है मेरी बहू। और वैसे भी मैं अपनी बहू को घर में काम करने के लिए नहीं लाई हूँ, और मैं अपनी बहू के साथ घूमने फिरने, खाने पीने और मस्ती करने वाली हूँ। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे अपनी बहू के साथ पानी पूरी खाने जाना है। इतना कहकर अश्विनी सेजल को लेकर पानी पूरी खाने चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन शारदा और अश्विनी अपनी बहुओं के साथ पड़ोसी की बर्थडे पार्टी में आई होती हैं, जहां सेजल मॉडर्न ऑफ शोल्डर शॉर्ट वन पीस में होती है और रागिनी सुंदर साड़ी पहने होती है। वो देखो आ गई अनपढ़ गंवार। बर्थडे पार्टी में भी इस अरेंज मैरिज वाली बहू का ढोंग खत्म नहीं हुआ। देखो कैसे कपड़े पहन कर आई है, इससे अच्छी तो मेरी बहू है। कितने अच्छे डिजाइनर कपड़े पहन कर आई है। अच्छी बात है तेरी बहू ने मॉडर्न कपड़े पहने, पर मेरी बहू ने कुछ खराब नहीं पहना। उसने सुंदर साड़ी पहनी है जो हर भारतीय नारी पहनती है। मेरी अरेंज मैरिज वाली बहू ऐसे ही संस्कारी कपड़े पहनती है। ये सब तेरी बहू का ढोंग ढकोसला है। देखना एक दिन ऐसे ही ढोंग करते तेरे घर पर कब्जा कर लेगी और तुझे नौकर बना देगी। ऐसी बर्थडे पार्टी खत्म होती है और कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन अश्विनी सेजल के पास आती है। तेजल बहू, आज मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा मलहम लगाकर मालिश कर दे। मम्मी जी मैं आपकी मालिश कर देती, पर मेरे नेल एक्सटेंशन खराब हो जाएंगे और नाखूनों से आपको चोट भी लग जाएगी। अरे बहू बहुत तेज दर्द हो रहा है इसीलिए कह रही हूँ। कुछ नहीं होगा, कर दे। नहीं मम्मी जी मैं नहीं कर सकती, इस पेन रिलीफ मलहम की बदबू मेरे हाथों में आ जाएगी। ठीक है बहू मैं खुद ही कर लेती हूँ। अश्विनी अपने कमरे में जाकर जैसे तैसे खुद ही अपनी कमर में दवाई लगाती है। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन अश्विनी सब्जी मंडी में आती है, जहां शारदा और रागिनी साथ में सब्जियां खरीद रही होती हैं। बहू मेरी आंखों के सामने अंधेरा हो रहा है। क्या? माँ जी बैठिए बैठिए, यहाँ बैठिए। रागिनी शारदा को पास की कुर्सी पर बिठाती और उसके लिए ठंडा नींबू पानी लेकर आती है। बहू तो पूरे पसीने से भर गई है। कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ, बस धूप की वजह से आंखों के सामने कालापन आ गया था। मम्मी जी आज से आप बाजार नहीं आएंगी, बहुत तेज धूप हो रही है, कहीं आपकी तबीयत खराब हो गई तब। अच्छा ठीक है नहीं आऊंगी, अब घर चल, मेरी तबीयत ठीक है।
नहीं रुकिए, मैं रिक्शा करती हूँ, आप रिक्शा से घर जाइए, मैं पीछे पीछे आ रही हूँ। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है? आप पैदल घर नहीं जाएंगी। रुकिए, मैं अभी रिक्शा करती हूँ। रागिनी शारदा को रिक्शा में बिठाकर घर भेजती है और खुद पैदल घर पहुंचती है। घर आकर रागिनी शारदा को ग्लूकॉन डी पानी देती है। वहीं पड़ोसनें बालकनी में खड़ी होकर ये सब देख रही होती हैं। अरेंज मैरिज वाली बहू अपनी सास का कितना ख्याल रखती है। खुद पैदल आई है पर अपनी सास को रिक्शे में भेजा। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन शाम के वक्त अश्विनी हॉल की साफ सफाई कर रही होती है। विक्रम के आने का वक्त हो गया है। विक्रम के सामने नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। अरे मम्मी जी, ये काम आप क्यों कर रही हैं? लाइए मैं करती हूँ। मेरी प्यारी बहू मेरी कितनी मदद करती है। सेजल अश्विनी से कपड़ा लेकर खुद साफ सफाई करने लगती है। तभी विक्रम घर आता है। उफ, आ गए तुम? हाँ आ गया, पर तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? नहीं नहीं, मैं कहाँ थकी हूँ, बस घर का छोटा मोटा काम कर रही थी। तुम जाओ कमरे में, नहाकर आराम करो। विक्रम सेजल को देखते हुए कमरे में चला जाता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक रविवार किचन में अश्विनी मूंग दाल का हलवा बना रही होती है। सेजल आती है। आ बहू देख, मैंने विक्रम की पसंद का मूंग दाल का हलवा बनाया है। उसे मेरे हाथ का हलवा बहुत पसंद है, मैं उसे देकर आती हूँ। मम्मी जी, आपने इतनी मेहनत से हलवा बनाया है, अब सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर तक जाएंगी। मैं दे आती हूँ, आप आराम कीजिए। सेजल अश्विनी से हलवा लेकर पसीना पोंछते हुए कमरे में आती है और विक्रम को हलवा देती है। सेजल, तुमने मेरा फेवरेट मूंग दाल का हलवा बनाया है। हाँ, आज तुम्हारी छुट्टी थी तो सोचा तुम्हारे लिए कुछ खास बना दूं। वैसे भी तुम घर वालों के लिए कितना कुछ करते हो। मुझे लगा था मम्मी बनाएंगी, पर तुमने बनाया। मुझे पता है तुम्हें मम्मी जी के हाथ का हलवा पसंद है। मैंने उनसे रेसिपी पूछा भी, पर उन्होंने नहीं बताया तो मैंने खुद सीख कर बना लिया। मम्मी ने ऐसा किया? रुको, मैं उनसे बात करता हूँ। नहीं नहीं, रहने दो। उन्हें लगेगा मैं शिकायत कर रही हूँ। तुम उनसे कुछ मत कहना, तुम्हें मेरी कसम। हाँ ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तुम बहुत अच्छी हो सेजल। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। सेजल विक्रम के घर आने के समय घर का कोई न कोई काम करने लगती है और विक्रम के मन में अश्विनी के खिलाफ बातें भरती रहती है। वहीं दूसरी तरफ एक शाम राघव थका हारा घर लौटता है और रागिनी उसे पानी देती है। थैंक यू रागिनी, मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी। अच्छा बताओ, रात में तुम खाने में क्या खाओगे? अरे नहीं नहीं रागिनी, मेरी तरह तुम भी तो थकी हुई हो, और वैसे भी रोज तुम मेरी पसंद का कुछ न कुछ बनाती हो। आज रोटी दाल बना लो। नहीं नहीं, तुम मुझे बताओ तुम क्या खाओगे, मैं वही बनाऊंगी। भैया बता दीजिए, हमने भी भाभी को मना किया था पर भाभी हमारी बात सुनती कहाँ है। अच्छा, तो तुम बैगन का भरता बना लो। रागिनी किचन में आती है और राघव के लिए बैगन का भरता और घर वालों के लिए उनकी पसंद का खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर में रागिनी खाना बनाकर सभी को परोसती है और साथ में पके आम का आमरस भी परोसती है। अरे वाह बहू, तुमने आमरस बनाया है। आमरस मुझे बहुत पसंद है। मुझे पता है पापा जी, मैंने आज सुबह आपको बात करते हुए सुना था कि आपको आमरस बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने आमरस बनाया। बहू बहुत ही अच्छा आमरस बनाया है, मुझे बहुत पसंद आया। पूरा परिवार साथ बैठकर खुशी खुशी खाना खाता है। वहीं दूसरी तरफ एक शाम विक्रांत ऑफिस से वापस घर आकर अपने कमरे में आता है, जहां सेजल बिखरे बालों में बिस्तर पर लेटी होती है। उसके गालों पर थप्पड़ के निशान होते हैं। सेजल, तुम्हें क्या हुआ? तुम इस तरह बिस्तर पर क्यों लेटी हुई हो? और ये तुम्हारे गाल पर निशान कैसा है? कुछ नहीं विक्रम, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। नहीं सेजल रुको, पहले मुझे सच सच बताओ, क्या हुआ तुम्हें? आज तुम्हारे जाने के बाद पूरा दिन मुझे तुम्हारे घर वालों ने परेशान किया। पापा जी ने अपने जूते चप्पल मुझसे साफ करवाए और दादी सासू माँ ने अपनी सहेलियों के लिए तरह तरह के पकवान बनवाए। और तुम्हारे गाल पर ये निशान? ये निशान मम्मी जी के हाथों के हैं। क्या मम्मी ने तुम पर हाथ उठाया? ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं विक्रम, अगर तुमने कुछ कहा तो सब यही कहेंगे कि लव मैरिज करके आई है, घर में कलेश करवा रही है। मैं नहीं चाहती घर की शांति खराब हो। वैसे भी तुम्हारी फैमिली मुझे पसंद नहीं करती। तुम किसी से कुछ मत कहना प्लीज। यह आखिरी बार है कि मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ। अगर आगे ऐसा कुछ हुआ ना तो सबसे पहले मुझे बताना। इतना कहकर विक्रम बाथरूम में चला जाता है और सेजल अकेली खड़ी रह जाती है। अपने हाथों से खुद को थप्पड़ मारना कितना मुश्किल होता है, पर इसका फायदा भी अच्छा हुआ। लोहा गर्म है, एक आखिरी हथौड़े की जरूरत है। ऐसी रात बीतती है। अगले दिन दोपहर में सेजल विक्रम को फोन करती है। विक्रम, तुम ऑफिस से घर कब तक आओगे? क्या हुआ सेजल? मैं शाम तक आ जाऊंगा, पर तुम्हारी आवाज इतनी उदास क्यों लग रही है? कुछ नहीं, तुम आराम से आना। जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे घर जाकर देखना पड़ेगा। विक्रम ऑफिस से घर के लिए निकलता है। वहीं दोपहर में अश्विनी कमरे में आराम कर रही होती है। तभी सेजल कमरे में आती है। मम्मी जी, मेरा कंधा पूरा उठ नहीं रहा, आप थोड़ा मेरे हाथों को पीछे की तरफ खींच दीजिए। हाँ हाँ बहू, रुक, मैं करती हूँ।
अश्विनी सेजल के हाथों को पीछे की तरफ खींचने लगती है, तभी कमरे में आता है। मम्मी जी मुझे छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है, मैं आपकी सारी बात मानूंगी। माँ ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो सेजल का हाथ। इतनी हिम्मत कैसे हुई उसका हाथ मोड़ने की? अरे नहीं बेटा, मैं हाथ नहीं मोड़ रही थी, बहू ने खुद अपना हाथ मुझे पीछे खींचने के लिए कहा था। हाँ विक्रम, मम्मी जी सही कह रही हैं। सेजल मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। माँ अगर आपको सेजल पसंद नहीं है तो कह दीजिए, मैं इसे लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। विक्रम की आवाज सुनकर पूरा परिवार कमरे में आता है। अरे क्या हुआ? तू अपनी माँ पर क्यों चिल्ला रहा है? आप सब मिलकर मेरी पत्नी को परेशान कर रहे हो और मैं कुछ न कहूँ। और कौन तेरी बीवी को परेशान कर रहा है? खुद अपनी पसंद की बहू लाया है और अब हम पर इल्जाम लगा रहा है। यही तो दिक्कत है, आप लोग मेरी बीवी को पसंद नहीं करते इसलिए उसे परेशान करते हैं। देख ले अश्विनी, इसी की तरफदारी करती थी ना तू। विक्रम अभी बहुत गुस्से में है, अगर मैंने सफाई दी तो मामला बिगड़ जाएगा। बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। अश्विनी बहू तू बहुत पछताएगी, अभी भी अपनी बहू के मुंह में गलत फैसले ले रही है। दादी जब सेजल इस घर में आई थी तब सिर्फ मम्मी खुश थी, आज मम्मी भी सेजल के साथ ऐसा कर रही है, इसका मतलब आपने ही मम्मी को भड़काया है। ओह, तो तुझे ऐसा लगता है? तो ऐसा करती हूँ, मैं अपने गांव चली जाती हूँ। वैसे भी रोज शाम तेरी बीवी का ड्रामा देखकर मुझे डर लगने लगा है। नहीं माँ, तुम क्यों जाओगी? जिसे दिक्कत है वो ही घर छोड़कर जाएगा। ये घर मेरे पैसों से चलता है और दादी सही कह रही है, आप लोगों का शहर में क्या काम है? मैं यहाँ नौकरी करता हूँ, आप लोग तो मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं। गांव चले जाइए, आपके पैसे मैं भिजवा दिया करूंगा। अपने पैसे का घमंड अपने बाप को मत दिखा, छोटे से बड़ा तू मेरे टुकड़े पर पलकर हुआ है। ये सुनते ही विक्रम सेजल का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकल जाता है। मम्मी, जब आपने भाभी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया था तो आपने सच क्यों नहीं कहा? अगर मैं कुछ कहती तो घर में झगड़े और बढ़ जाते, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। ठीक है अश्विनी, चलो हम गांव जाकर रहेंगे। इन कंधों में अभी भी इतनी ताकत है कि अपने परिवार का खर्चा चला सकूं। किसी जोरू के गुलाम से मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं अपने बहू और बेटों के साथ ही रहूंगी। ठीक है, तो रह अपनी बहू और बेटे के साथ, मैं तो नहीं रहूंगी। अगले ही दिन प्रभावती और प्रीति गांव के लिए रवाना हो जाते हैं और अश्विनी अपनी जिद पर अपने बहू और बेटों के साथ ही रहती है और हेमंत को भी रुकना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ रागिनी के व्यवहार से खुश बुआ सास अपनी बहू के बेटों को गर्मियों की छुट्टी में रागिनी के पास भेजती है। बहू तेरा व्यवहार इतना अच्छा है कि अब लोग छुट्टियां मनाने अपने बच्चों को हमारे घर भेज रहे, वरना आजकल कौन अपने बच्चों को किसी के घर भेजता है। माँ जी आप तो बेकार में मेरी तारीफ करती रहती हैं। बुआ सास ने आपकी वजह से बच्चों को भेजा है, ना कि मेरी वजह से। नहीं बहू, सभी जानते हैं कि तू घर और अपने पति का कितना ध्यान रख रही है। अच्छा ठीक है, अब मैं बच्चों को खाना देकर आती हूँ। इतना कहकर रागिनी खाना लेकर बच्चों के कमरे में आती है जहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं। हम छुट्टियों में इंग्लिश की बुक्स तो लेकर आए हैं, पर हम तो कुछ नहीं पा रहे हैं। अगर पढ़ाई नहीं की तो एग्जाम में फेल हो जाएंगे। क्या पढ़ रहे हो बच्चों? तुम्हें किस चीज में परेशानी हो रही है? आंटी इंग्लिश बहुत कमजोर है, उसी की बात कर रहे थे। बच्चों इंग्लिश बहुत आसान है, बस सही तरीके से पढ़ना होता है। मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ। इतना कहकर रागिनी बच्चों को खाना खिलाते हुए पढ़ाने लगती है और थोड़ी देर बाद शारदा कमरे में आती है। वाह आंटी, इतने अच्छे से हमें इंग्लिश ग्रामर किसी ने नहीं समझाई। हाँ आंटी, हमें एक बार में ही ग्रामर समझ में आ गया। बहू तुझे इतनी अच्छी इंग्लिश आती है कि तूने बच्चों को सिखा दिया। हाँ मम्मी जी, मैं भी बहुत मन लगाकर पढ़ा करती थी, पर शादी के बाद मेरी पढ़ाई छूट गई और मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। बहू तू क्या बनना चाहती थी? मम्मी जी मैं लॉयर की पढ़ाई कर रही थी। बहू हमने तो कभी पूछा ही नहीं था, पर अब तू घर का काम करे या ना करे, अपनी पढ़ाई जरूर करेगी और इस बार तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। शारदा रागिनी का कॉलेज में एडमिशन करवाती है और रागिनी अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करती है। ऐसे ही एक दिन किचन में काम करते हुए रागिनी अपनी पढ़ाई कर रही होती है। भाभी आप पढ़ते पढ़ते काम कर रही हैं, आप आराम से पढ़ लीजिए, काम मैं कर लूंगी। नहीं नहीं, मैं अपनी पढ़ाई भी कर लूंगी और घर के काम भी कर लूंगी। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। रागिनी घर के काम और अपनी पढ़ाई दोनों संभालती है। वहीं दूसरी तरफ अश्विनी कमरे में आती है। बहू आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं खाना नहीं बना पाऊंगी, आज खाना तू बना दे। क्यों, मैं आपकी नौकरानी हूँ कि मैं खाना बनाऊं? जाकर खुद खाना बनाइए। और हाँ, मेरे कपड़े बाथरूम में रखे, पहले उन्हें धो दीजिएगा, मैं डिटर्जेंट पाउडर को हाथ नहीं लगाती। अश्विनी बाथरूम में जाती है और सेजल और घर के सभी गंदे कपड़े धोकर छत पर सुखाने के लिए लेकर जाती है। बहू ऐसी हरकतें क्यों कर रही है? मम्मी जी भी नाराज होकर गांव चली गई और विक्रम ने आने से भी मना कर दिया है। इसी तरह एक महीना बीतता है और घर के सारे काम अश्विनी ही करती है। बहू मैंने घर का सारा काम कर दिया है,
पर घर में राशन खत्म हो गया है, सारा राशन मैं अकेले नहीं ला पाऊंगी, तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा। इस बुढ़िया की इतनी हिम्मत कैसे होती है, बार बार काम के लिए कहती रहती है, आज इसे मजा चखाती हूँ। ठीक है मम्मी जी, आप बाजार जाइए, सामान खरीदिए, मैं रिक्शा लेकर आती हूँ। अश्विनी घर से निकलती है और बाजार आकर राशन का सारा सामान थैलों में भरकर खड़ी हो जाती है। 1 घंटे से इस धूप में खड़ी हूँ, अभी तक बहू नहीं आई, अब और कितनी देर खड़ी रहूं, घर ही चलती हूँ। तेज चिलचिलाती धूप में पसीने से लथपथ अश्विनी पैदल घर के पास आती है। तभी सेजल अश्विनी के पास आती है। मम्मी जी, आप यहाँ तक आ गई? बहू तो बाजार नहीं आई तो मैं राशन पैदल ही लेकर आने लगी। मम्मी जी, मेरी आंख लग गई थी, चलिए घर चलते हैं। सेजल अश्विनी के हाथ से सारा सामान लेकर अश्विनी के साथ घर के अंदर आती है, जहाँ सामने विक्रांत बैठा होता है। मम्मी जी, आपने इतनी तेज धूप में मुझसे पैदल सारा सामान घर तक क्यों मंगवाया? क्या सेजल, तुम ये सारा सामान इतनी तेज धूप में अकेले पैदल कर आ रही हो? माँ, तुम्हें मौका मिलते ही तुमने सेजल को परेशान करना शुरू कर दिया। अरे तो झूठे आरोप लगाकर हमें तिल तिल मार रहा है, इससे अच्छा तो हमें वृद्धाश्रम में रहने दे, कम से कम सुकून की 2 रोटी तो मिलेगी। मुझे भी यही लग रहा है, हम भी खुश हैं और आप भी खुश। विक्रम अश्विनी और हेमंत के कपड़े पैक करता है और उन्हें वृद्धाश्रम पहुंचा देता है। मम्मी पापा, आप लोग यहीं रहिए, मैं हर महीने आपके खर्चे भेजता रहूंगा। विक्रम अश्विनी और हेमंत को वृद्धाश्रम में छोड़कर घर चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। एक रात 2 बजे विक्रम अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। अगर मैं सुबह तक भी ये काम करता रहूं तो भी ये पूरा नहीं होगा। सेजल से मदद ले लेता हूं, उसे ये सब आता ही है। सेजल, अरे सेजल उठो ना, सेजल, सेजल उठो। क्या है, रात को 2 बजे मुझे क्यों जगा रहे हो? सेजल, रात के 2 बज गए हैं, अभी तक मैं ऑफिस का काम खत्म नहीं कर पाया हूँ, ये बहुत जरूरी है, मेरी मदद कर दो। तुम्हारे ऑफिस के काम से ज्यादा जरूरी मेरी नींद है। अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई तो मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ जाएंगे। तुम खुद ही ये काम करो। विक्रम पूरी रात जागकर काम करता है, लेकिन काम पूरा नहीं कर पाता और अगले दिन ऑफिस में डांट सुनता है। वहीं दूसरी तरफ एक रात राघव लैपटॉप पर काम करते करते सो जाता है। अरे, ये तो काम करते करते सो गए, जरा देखो इन्होंने काम पूरा किया है या अधूरा है। रागिनी राघव के लैपटॉप पर काम देखती है। अगली सुबह राघव ऑफिस के लिए तैयार होकर हॉल में बैठकर लैपटॉप खोलता है। क्या हुआ बेटा, इतनी हड़बड़ी में क्यों है? पापा, मुझे बहुत जरूरी काम था और मैं रात में बिना पूरा किए ही सो गया। कोई बात नहीं बेटा, तो टेंशन मत ले। ये काम तो पूरा हो गया है, पर मैं तो सो गया था। भैया, लगता है आप नींद में काम करते रहे होंगे और पूरा करने के बाद सोए होंगे। शायद, मुझे ठीक से याद नहीं है। रागिनी हमेशा राघव के कामों में मदद करती है, अपनी पढ़ाई पूरी करती है और घर भी संभालती है। इसी तरह 3 महीने बीतते हैं। रागिनी अब लॉयर की प्रैक्टिस में होती है और राघव अपने घर को रेनोवेट करवाता है और अपनी नई गाड़ी का उद्घाटन कर रहा होता है। तभी रागिनी बेहोश होकर गिर जाती है। मम्मी, रागिनी बेहोश कैसे हो गई? राघव, जल्दी डॉक्टर बुला। राघव रागिनी को कमरे में ले जाता है और थोड़ी देर में डॉक्टर आती है और रागिनी का चेकअप करती है। मुबारक हो, आपकी बहू माँ बनने वाली है। बहू, तेरे कदम हमारे घर में जब से पड़े हैं, हमारा घर खुशियों से भरता चला जा रहा है। आज हमने नए घर का उद्घाटन किया है, नई गाड़ी ली और तूने हमें दादा दादी बनने की खुशखबरी भी सुना दी। शारदा, तुम और बहू अनाथालय और वृद्धाश्रम में जाकर दान कराओ। भगवान ने हमें इतनी सफलता दी है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। अगले दिन शारदा और रागिनी वृद्धाश्रम में साड़ी और कुर्ता दान कर रहे होते हैं। तभी वहाँ अश्विनी और हेमंत मिलते हैं। अश्विनी बहन, तुम यहाँ? तुम्हारा बेटा तो कह रहा था तुम गाँव गई हो। अरे वो तो समाज का डर है, वरना कह देता कि मम्मी पापा मर गए। अश्विनी रोते हुए सारी बात शारदा और रागिनी को बताती है और रागिनी अश्विनी और हेमंत को लेकर अपने घर आती है। ये देखकर सेजल और विक्रांत रागिनी के नए घर में आते हैं। यू इडियट, इलिटरेट, तेरी इतनी हिम्मत कि तू इन्हें अपने घर में रखकर हमारी बेइज्जती करना चाहती है। शट अप, हु इज इलिटरेट? आई एम अ लॉयर। तू लॉयर है? हाँ, मैं लॉयर हूँ और ये गृहिणी वेशभूषा इसलिए क्योंकि मैं एक बहू भी हूँ और तुमने जो किया है उसके लिए तो मैं तुम्हें जेल भिजवाऊंगी। रागिनी सेजल और विक्रांत को जेल पहुंचाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन बालकनी में अश्विनी के सिर में तेल लगा रही होती है। काश मैं भी अरेंज मैरिज वाली बहू लाई होती तो आज मुझे ये दिन न देखना पड़ता। नहीं अश्विनी, बहू ऐसी लाओ जो बेटे और परिवार को बांध कर रखे, ना कि टुकड़ों में तोड़े। अब अरेंज मैरिज लाओ, चाहे जैसी लाओ।
अब अश्विनी को भी समझ आ गया कि बहू की पहचान संस्कार देखकर की जाती है, न कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज।